हमारे पिछले सेशन में हमने कुछ टर्म्स बेसिक टर्म्स डिस्कस करी थी। दो देर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ बेसिक टर्म्स, तो जैसे जैसे हम कम अक्रॉस होते जाएंगे टर्म्स से हम उन्हें डिस्कस करते रहेंगे। इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि क्या क्वालिफ़िकेशंस होती हैं और क्या डिसक्वालिफ़िकेशंस होती हैं एक एडवोकेट को एनरोल करने के लिए और उसको एनरोल करने से रोकने के लिए। तो सबसे पहले, क्योंकि इस टॉपिक को करने के लिए हमें एक्ट जो हमें पढ़ना है वो है एडवोकेट एक्ट 1961। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट 19 एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 24, persons who may be admitted as advocates on a state roll if he fulfills the following conditions। उन्हीं व्यक्तियों का नाम दर्ज किया जा सकता है अधिवक्ता नामावली में जो निम्न योग्यताओं को पूर्ण करते हों। सबसे पहली है, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नेशनल ऑफ एनी अदर कंट्री मे बी एडमिटेड एज एन एडवोकेट ऑन अ स्टेट रोल if citizens of India duly qualified are permitted to practice law in that country। इसका अर्थ है कि किसी भी अन्य देश का नागरिक तब नामावली में प्रविष्ट किया जा सकता है जब उस देश में भारत के नागरिक को विधि व्यवसाय करने की अनुमति हो। दूसरा है, he has completed the age of 21 years या फिर उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। मतलब अगर छोटी आयु का है या उससे बड़ा है तो हो सकता है, लेकिन 21 वर्ष की आयु मिनिमम है जब वो क्वालिफाई करता है एनरोल लिस्ट में, रोल लिस्ट में अपने आप को एनरोल करने के लिए। फिर है, he has obtained a degree in law from any recognized university by bar council within the territory of India। उसने भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी विश्वविद्यालय से विधि की उपाधि डिग्री इन लॉ प्राप्त कर ली हो, और दूसरे देश की विधि की उपाधि धारक को भी नामावली में प्रविष्टि दी जा सकती है, लेकिन अगर उसको बार काउंसिल रिकग्नाइज करती है तो ही उसको रजिस्टर किया जा सकता है। और वह राज्य विधिक परिषद ने अगर उसकी डिग्री को रिकग्नाइज करा है तो वो वहाँ पर दूसरी फॉरेन क्वालिफिकेशन को भी क्वालिफाई कर सकता है, बट ओनली इफ़ बार काउंसिल एडमिट्स। फिर है कि he fulfills such other conditions as may be specified in the rules made by the state bar council। तो वह राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें, बहुत सी अन्य शर्तें होती हैं, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं होती है, तो ऐसी बहुत सी दूसरी शर्तें हैं जिन्हें कि स्टेट बार काउंसिल रखती है और उनको वो फुलफिल करता है तो उसको एलिजिबल मानते हैं एनरोल करने के लिए। फिर एनरोलमेंट फ़ीस पेबल टू द स्टेट बार काउंसिल एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जो एनरोलमेंट फ़ीस होती है वो स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की आपको पे करनी होती है, क्योंकि किसी भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए एक बेसिक फ़ीस स्ट्रक्चर होता है जो कि विच कीप्स ऑन चेंजिंग एंड विच कीप्स ऑन अपडेटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम एज़ पर दी सर्कमस्टांसेस एंड दी कंडीशंस। तो वो चेंज होती रहती है और उसको पे करना ज़रूरी होता है। और इन सब के साथ में ये क्वालिफ़िकेशंस बेसिक क्वालिफ़िकेशंस हैं जो कि एक व्यक्ति को अधिवक्ता की तरह नामावली में नाम दर्ज करने के लिए ज़रूरी होती हैं, और एसेंशियल टू एनरोल नेम इन द रोल लिस्ट। फिर आता है हमारा डिसक्वालिफ़िकेशंस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, जो कि इसी का दूसरा पार्ट है, विच कम्स अंडर सेक्शन 24A(1) ऑफ द एक्ट एडवोकेट एक्ट 1961। इसमें वह जो भी सारे पॉइंट्स 24(1) में हमने बोले हैं या कंपलसरी होते हैं, उन्हीं का अगर रिवर्स करें तो वो डिसक्वालिफ़िकेशंस हो जाती हैं। जैसे कि अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो, उसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं करी है तो, अगर उसने किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं ली है तो, या फिर उसने कोई स्टेट की जो दूसरी शर्तें हैं उन्हें पूरा नहीं किया है तो, या फिर उसने एनरोलमेंट फ़ीस जमा नहीं कराई है तो,
इन सब के अलावा कुछ और ऐसी कंडीशंस हैं जो कि डिसक्वालीफाई करती हैं एक व्यक्ति को एडवोकेट की तरह एनरोल होने में। उनमें है सबसे पहली गिल्टी ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड। तो यदि व्यक्ति गिल्टी ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड है, या उसे कहते हैं नैतिक अध्यमता से संबंधित नैतिक अध्यमता से संबंधित किसी अपराध के लिए वो यदि दोष सिद्ध है तो वो डिस्क्वालीफाई करता है। गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस अंडर अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1959, या इसे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अगर वो दोष सिद्ध है तो वो डिस्क्वालीफाई करता है। या फिर उसने किसी राज्य सेवा से नैतिक भ्रष्टता के आरोपों के आधार पर निकाला गया है और उस ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष की समाप्ति के बाद में नामावली में प्रविष्टि दी जा सकती है। तो किसी is expelled during the course of job because of either corruption or immoral conduct, but in such cases the limit is of 2 years। तो किसी भी ऐसे कार्य के दौरान, किसी ऐसी सेवा के दौरान अगर उसको निकाला गया है उसकी किसी भ्रष्टता के कारण या इमोरल कंडक्ट के कारण, तो वह अप्लाई नहीं कर सकता है एनरोलमेंट के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। और इस ऐसे केसेस की लिमिट होती है 2 साल। 2 साल के बाद वह पुनः अप्लाई कर सकता है। फिर एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ़ द प्रोसीडिंग्स आर मेड अंडर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 देन द प्रोविजंस ऑफ 24A1 विल नॉट बी एप्लीकेबल। अगर कोई व्यक्ति प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के तहत दोष सिद्ध हुआ है तो उस पर 24A के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और वो एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि डिस्क्वालिफिकेशंस होने के बावजूद भी अप्लाई नहीं होती है और वो अप्लाई कर सकता है। तो इन क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे हम एक अधिवक्ता को रजिस्टर कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि हाउ कैन अ पर्सन टेक हेल्प ऑफ एन एडवोकेट फॉर एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो इसमें कि क्या कोई व्यक्ति न्यायिक कार्यवाही के लिए अधिवक्ता की सहायता कैसे ले सकता है, क्या कोई व्यक्ति किसी भी न्यायिक कार्यवाही के लिए अधिवक्ता की सहायता ले सकता है और कैसे ले सकता है। तो कोई भी पर्सन कैन अपीयर और प्लीड इन द कोर्ट एज द एजेंट ऑफ द क्लाइंट ऑन बिहाफ ऑफ हिम अंडर ऑर्डर 3 ऑफ CPC। लेकिन अगर वो किसी वजह से उसको वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है अपने मुवक्किल को, तो ही कैन इवन अपॉइंट अ प्लीडर। तो इसके CPC के ऑर्डर 3 के अनुसार किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपसंजात होने के लिए आवेदन या किसी कार्य के लिए कहा जाता है तो वह स्वयं खड़ा हो सकता है, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो अधिवक्ता के रूप में प्लीडर नियुक्त कर सकता है। अब प्लीडर कौन होता है, ये क्वेश्चन उठता है। तो प्लीडर CPC की ही धारा 2:15 के अनुसार, CPC के सेक्शन 2:15 के अकॉर्डिंग प्लीडर कौन होता है। प्लीडर मीन्स एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर अनदर इन कोर्ट and includes an advocate, a vakil, an attorney of high court, etc. And the power to plead by pleader is given through power of attorney। तो प्लीडर वह अधिवक्ता या वकील होता है, प्लीडर वह अधिवक्ता या वकील होता है जो न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपीयर होता है या अभिवचन करने का अधिकार रखता है, प्लीड करने का राइट रखता है, और ये राइट का निष्पादन पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू किया जाता है। इट इज़ डन थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी। तो अधिवक्ता प्लीड करने का अधिकार एक प्लीडर को पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू देता है। तो आज के लिए हमने क्वालिफ़िकेशंस और डिस्क्वालिफ़िकेशन समझी हैं, और इसी के साथ हमारी आज की क्लास ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे विद बेसिक न्यू टॉपिक, और ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें ज़रूरी होती है सब्जेक्ट को आगे फाउंडेशन से समझने के लिए। बहुत बेसिक टर्म्स हैं।
So hope you enjoyed the session. Let's meet in our next session. Thank you.